हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और हमने पार्टीशन के बारे में पढ़ा था कि भारत का पार्टीशन किस तरह हुआ और उसके क्या परिणाम निकले, किस तरह से लोग अपने घरों को छोड़कर शरणार्थी बनकर भारत और पाकिस्तान में आए और गए। इसमें एक स्टोरी है। श्वेता अपने नाना को देखती है कि जब पाकिस्तान का जिक्र होता है तो उसके नाना बड़े परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो कैसे आए आप लाहौर से लुधियाना। तो उन्होंने कहा था कि बहुत दुखद था ये, उसके पेरेंट मारे गए थे और एक मुस्लिम फैमिली ने उन्हें शेल्टर नहीं दिया होता और अपने घर में ना छुपाया होता तो शायद वो भी मारे जाते। उसके बाद उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, नई लाइफ शुरू की। देखो भाई, जो भी रेफ्यूजीज भारत में आए इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए और आज जितने भी देखोगे दुकानदारी में, पढ़ाई में, ये सबसे आगे होते हैं। मतलब जब इनके पास कुछ नहीं था तो इन्होंने जीरो से शुरुआत की और आज ये सबसे मजबूत कौम है। जैसे एमडीएच के मालिक को आप जानते हो, एक आपने ऐड भी देखी होगी उनकी। वो बुजुर्ग आदमी कभी पाकिस्तान से आया हुआ था और उन्होंने इस तरह से बिजनेस स्टार्ट किए थे। तो आप देखोगे जो पंजाबी कौम होती है, जिसे पंजाबी या रेफ्यूजीज बोलते हैं, वो ऐसे कामों में लगी हुई है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। इसके बारे में मैंने बहुत सा मैटर आपको प्रोवाइड करवाया था। एक जो वीडियो मैं आप भी रिकमेंड करूँगी आपको, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति की बड़ी है, अच्छी है। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे भेजी थी और इसमें बहुत ज़्यादा इतिहास था जम्मू कश्मीर का। दूसरी स्टेट का भी जिक्र है, हैदराबाद वगैरह का भी, वो ज़रूर सुनना। मेरी वीडियो भी आई थी, वो भी आप सुन लेना। अब हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ फैक्ट रह जाते होंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रिंसली स्टेट थी भारत में। प्रिंसली स्टेट वो स्टेट रह गई थी जो 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजी राज्य में नहीं मिली थी। अब भी राजा लोग उस पर राज कर रहे थे और महारानी के तहत उनके फॉरेन अफेयर्स थे। महारानी के अंडर ब्रिटिश सुपरमेशी तो थी इनके ऊपर। अब ब्रिटिश सुपरमेशी खत्म हो रही थी 1947 में, क्वीन का राज खत्म हो रहा था। तो अब सुपरमेशी को किसके पास आ गई? अब सुपरमेशी आ गई किंग के पास। लेकिन ये भारत के अखंड भारत का जो सपना था हमारे देश के नेताओं ने सोचा था, उसमें एक बड़ी बाधा थी। अब बहुत सारे राजाओं को मनाया गया। बहुत सारे राजा ऐसे भी थे जो प्रोग्रेसिव विचारों के थे और उन्होंने खुद ही जो अपने अधिकार थे वो छोड़ दिए। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी स्टेट थी जो अब भी अपने अधिकारों से चिपकी हुई थी, नहीं चाहती थी कि इतनी बड़ी स्टेट के वो मालिक एक दिन में आम लोग बन जाए। इनमें कुछ स्टेट थी जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, अवध, एक मणिपुर की स्टेट थी, उसका कुछ और इतिहास था। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ गोवा और दीव दमन पुडुचेरी, इन पर पुर्तगालियों का और फ्रांसीसियों का शासन था, वो अभी तक आज़ाद नहीं हुए थे। तो भारत की इंटीग्रेशन, इसका बहुत बड़ा मुद्दा था भारत की सरकार के सामने कि एक झंडे के नीचे भारत को कैसे लाया जाए, एक नेशन कैसे बनाया जाए, अलग अलग टुकड़ों में भारत ना रहे, एक राष्ट्र के रूप में भारत आए। ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड व्हाट वर कॉल्ड द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट। जो ब्रिटिश एम्पायर था भारत में, ब्रिटिश इंडिया भारत था, वो दो भागों में बटा हुआ था। एक तो थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, इनको समझ लो, वो प्रांत जो 1857 से पहले अंग्रेजों ने राजाओं से छीन लिए और इन पर अब डायरेक्टली रूल किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। दूसरी तरफ थे प्रिंसली स्टेट, जो किसी न किसी तरीके से 1857 तक अब उनका राज्य नहीं छीना गया और अब भी वहाँ राजा राज कर रहे थे। द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो इंडियन प्रोविंस थे, उस टाइम प्रोविंसों की संख्या 11 थी, वो ब्रिटिश रूल के अंडर थे। वन ऑफ द अदर
हैड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़ी और छोटी स्टेट्स थी जिन पर राजा राज कर रहे थे, उन्हें प्रिंसली स्टेट बोला जाता था, और enjoy some form of control over their internal affair as long as they accepted British supremacy। और मैंने बता दिया था कि पैरामाउंटेंसी की नीति थी जिसके तहत इन्होंने जो बाहरी अफेयर्स थे, रुपया है, फॉरेन अफेयर्स है, रेलवेज है, वो सारे मामले ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे, ब्रिटिश महारानी। लेकिन जो इंटरनल अफेयर थे, इनके आंतरिक मामले थे, कानून का मामला था या पुलिस का मामला था, एग्रीकल्चर का मामला था, टैक्स का मामला था, वो सारे मामले अभी भी राजा देख रहा था। दिस वाज कॉल्ड पैरामाउंटेंसी। इस नीति को पैरामाउंटेंसी की नीति कहते हैं या सजरनिटी की नीति कहते हैं। और ब्रिटिश क्राउन कि कुछ मामले ब्रिटिश क्राउन के अधीन और कुछ मामले प्रिंसेस के जो प्रिंसली राजा थे उनके अधीन थे। प्रिंसली स्टेट कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड, मतलब 1/3 भूमि पर 33% भाग पर अभी तक भी प्रिंसली स्टेट थी। ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड 1 out of 4 इंडियन लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल्स। और अब भी ब्रिटिश एम्पायर एंड 1 out of 4 इंडियन लिव्ड अंडर प्रिंसली स्टेट। द प्रॉब्लम क्या थी? अब प्रॉब्लम यही थी, इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत भारत की जो स्टेट्स थी उनको प्रिंसली स्टेट, उनको ये कह दिया गया था कि वो भारत में रहें, पाकिस्तान में रहें या वो आज़ाद रहें। जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट with the end of their rules over India, paramountcy of the British Crown over princely state would also lapse। जो पैरामाउंटेंसी थी वो तो खत्म हो गई क्योंकि ब्रिटिश रूल रहा ही नहीं, रानी का शासन खत्म हो गया। इसका मतलब ये था, दिस मेंट दैट ऑल दिस स्टेट एज मैनी एज 565 इन ऑल वर्ल्ड वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट। अब ये कानूनी रूप से आज़ाद तो हो गए थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दिस स्टेट with free to join either India or Pakistan or remain independent if though they so wished। The decision were left not to people but on the princely ruler। ये एक बड़ी गलत बात हुई कि जो जनसंख्या थी 1/3 ऑफ इंडिया, उसका भाग्य प्रिंसली स्टेट के डिसीजन पे छोड़ दिया कि ये डिसाइड राजा करेंगे, जनता नहीं करेगी। कम से कम अगर ये डाल देते कि ये जनता फैसला करेगी तो हो सकता है जो रेफरेंडम वगैरह होते हैं, वोटिंग वगैरह, उसके द्वारा हम पता लगा सकते कि ये जनता क्या चाहती है। लेकिन ये तो रूलर पे छोड़ दिया कि रूलर बता सकते हैं कि वो किस में शामिल होंगे। ये मैप मैंने आपको करवा भी दिया था। जो ब्लू है, ब्लू एरिया वो प्रिंसली स्टेट के अंदर है, जो येलो पार्ट है वो ब्रिटिश इंडिया के तहत है, और ये ईस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि ईस्ट पाकिस्तान में भी बहुत सारा इलाका प्रिंसली स्टेटों का था, वेस्ट पाकिस्तान में, मतलब यहाँ भी नवाब या राजे राज करते थे। हैदराबाद मेड ए सिमिलर अनाउंस द नेक्स्ट डे। हैदराबाद एक बड़ी स्टेट थी। हैदराबाद का आप इलाका देखो कितनी थी, ये देखो हैदराबाद, पूरी ये हैदराबाद की स्टेट है। और इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम तो क्या है, स्वतंत्र है, ना हम भारत में ना पाकिस्तान है। रूलर लाइक द नवाब ऑफ भोपाल, भोपाल का जो नवाब था, वर एडवर्स टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अवर्स, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल होना नहीं चाहता था। दिस रिस्पॉन्स ऑफ द रूलर, इस वजह से जो प्रिंसली स्टेट थी, मिंट दैट आफ्टर इंडिपेंडेंट देयर वाज ए वेरी रियल पॉसिबिलिटी दैट इंडिया वुड गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल कंट्रीज। और इस तरह का रवैया जब 1947 में 15 अगस्त में ये आया तो ये पता चल गया कि बहुत सारे टुकड़े भारत के हो जाएंगे, छोटे छोटे देशों में भारत बिखर जाएगा। द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल इन दिस स्टेट आल्सो लुक्ड ब्लीक। और जो डेमोक्रेसी का सपना हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं वो देख रहे थे, अब वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट की जो जनता, उनको तो डेमोक्रेसी मिलेगी नहीं, वहाँ तो राजा राज करते हैं। द प्रोस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी फॉर द पीपल ऑफ इन दिस स्टेट आल्सो लुक्ड ब्लीक। दिस वाज ए स्ट्रेंज सिचुएशन। और ये एक बड़ा अजीब सी वो थी कि भारत आज़ाद हो रहा है, उस ना वो यूनिट है,
ना वो अपने आप फैसले ले सकता है, ना वो डेमोक्रेटिक है। मतलब 1/3 हिस्सा तो ऐसा ही रह गया ना। इन मोस्ट ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट गवर्नमेंट वर रन इन द नॉन डेमोक्रेटिक मैनर, क्योंकि राजा जो हैं वो डायनेस्टी के आधार पर चुने जाते हैं, जनता तो उन्हें चुनती नहीं है, और कोई लोकतांत्रिक व्यवहार से वो काम करती नहीं है। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटरों का सपना था कि राइट्स मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कानून का शासन होगा, वो तो है ही नहीं, वो तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो राजा लोग हैं वो अपने अनुसार शासन चलाएंगे। गवर्नमेंट अप्रोच, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? द अंतरिम गवर्नमेंट टू के, अंतरिम गवर्नमेंट बोलते हैं क्योंकि उस टाइम चुनी हुई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी, अंतरिम गवर्नमेंट काम कर रही थी, जो 1946 के इलेक्शन के आधार पर चुनी गई थी। टू के फीम स्टैंड्स अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि इस तरह से बटा हुआ भारत हमारा हो। इनटू स्मॉल पार्टी प्रिंसिपलिटी ऑफ द different size. The Muslim League opposed the Indian National Congress and took the view that the states should be free to adopt any course they liked. मुस्लिम लीग जो है, अब भी भारत में कुछ नेता इसके रह गए थे, तो वो अपोज कर रही थी कि आप राजाओं को अपने हिसाब से निर्णय लेने दें। आप क्यों जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, क्यों इनको शामिल करने की जिद पकड़े हुए हैं? सरदार पटेल वाज इंडियन Deputy Prime Minister and the Home Minister during the crucial period immediately following independence. He played a historic role in negotiation with the ruler of princely state, firmly but diplomatically, and bringing most of them into the Indian Union. ये कहते हैं, बड़ी अच्छी बात ये है कि होम मिनिस्टर थे हमारे, और उस टाइम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी टाइम उन्होंने राजाओं से बात करनी शुरू कर दी, और उन्होंने कहा बातचीत कई ढंग से होती है, एक नरमी से बात होती है, एक आप रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन उसने बात करी बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके। कूटनीति में कोई इमोशन, कोई भावनाएं काम नहीं करती, कोई नम्रता काम नहीं करती। कूटनीति का मतलब ये आपने करना है, ये सिचुएशन है, और ये इसी के अनुसार आपको निर्णय लेना है। और बड़ी फिरमली सामने वाले को ये जता दिया कि हम आपके साथ मेज पे इसलिए बैठे हैं कि आपको भारत में शामिल होना, आपके पास दूसरा कोई मौका नहीं है। बातचीत का यही मतलब था। बातचीत का ये मतलब पूछने के लिए वो टेबल पे नहीं बैठे थे कि आप भारत में शामिल हो गए या नहीं। बातचीत का यहाँ मतलब सिर्फ ये था कि आपको भारत में शामिल होना है। हम आपसे बात इसलिए कर रहे हैं कि आप भी बता दो अपनी इच्छा। कल आप ये कहो कि फोर्सली, आप बात करने का ये मतलब है कि आप मान जाएं बिना हथियारों के, बिना आर्मी के। बट मे टुक इजी लुक इजी फिरमली बट मे लुक इजी नाउ। अब तो ये ठीक लगता है, लेकिन बहुत सारे राजाओं अब ये बात समझ नहीं पाए, और फिर उनके खिलाफ जो है उसका यूज करना पड़ा ताकत का। बट इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, बहुत ही मुश्किल काम था, एंड विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन, और बड़ी कुशलता चाहिए थी। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए 26 स्मॉल स्टेट इन टूडे उड़ीसा, आज का उड़ीसा, उसमें 26 स्मॉल स्टेट थे, मतलब जिले के बराबर, जो जिला डिस्ट्रिक्ट होती है ना, इसके बराबर। सौराष्ट्र रीजन में, सौराष्ट्र गुजरात में 14 बड़ी स्टेट थी, 119 स्मॉल स्टेट थी। ऐसे छोटे छोटे राजा राज कर रहे थे भारत में। फर्स्टली small state and numerous other different administration. The government approach was guided by the 3 consideration. अब जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो 3 आधार पर काम कर रही थी। फर्स्टली, the people of the most of the princely state clearly wanted to become part of Indian Union. पहली बात ये कि जनता में स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक राष्ट्र की भावना जाग उठी थी। वो किसी राजा के अधीन नहीं रहकर एक डेमोक्रेटिक सरकार के अंडर रहना चाहते थे, और ये क्लियर था कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं, वो किसी राजा के अंदर काम नहीं करना चाहते। सेकेंडली, द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू दिस रीजन। थोड़े समय के लिए वो गवर्नमेंट भी एग्री होगी कि हम आपको थोड़ा सा किन्हीं मामलों में ऑटोनॉमी देंगे। ऑटोनॉमी का मतलब आप कुछ फैसले खुद ले सकते हैं, स्वायत्तता देंगे। The idea was to be accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demand of this region. उस फ्लेक्सिबिलिटी भी कैसे देंगे?
जो उस रीजन की डिमांड हो। जैसे जम्मू कश्मीर को अलग से संविधान बनाने का फ्लेक्सिबिलिटी हमने दी, ये भी नहीं देनी चाहिए थी वैसे। थर्डली, वैसे क्रूशल सिचुएशन होती है, आज सिचुएशन सोचने का तरीका अलग है, आज सिचुएशन और है, कल सिचुएशन कुछ और थी। Thirdly, in the backdrop of partition which brought into focus the contest over demarcations of the territory and integration and consolidation of the territorial boundary of the nation and has assumed supreme importance. और thirdly, ये कहा कि पार्टीशन हो गया, जितना हो गया है, अब जो टेरिटरी बची है उसका कोई पार्टीशन नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत की इंटेग्रिटी और यूनिटी। बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशन हैड ब्रोट ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट हुज टेरिटरीज वर कॉन्टिजियस टू द न्यू बाउंड्री ऑफ द इंडिया इनटू द स्मॉल यूनियन। 15 अगस्त 1947 को बड़ी पीसफुल बातचीत हुई ऑल स्टेट से, और जो टेरिटरीज हैं न्यू बाउंड्रीज के लिए भारत की सीमाएं तय की गई इनटू इंडियन यूनियन। द रूलर ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट साइंड ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मैं ये एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाऊंगी और पहले वीडियो में मैं दिखा भी चुकी हूँ। सभी स्टेट्स के लिए एक ही ऐसे पेज तैयार किया गया कि मैं फलाना फलाना इस तारीख को भारत में शामिल हो रहा हूँ। ये था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसमें राजा का नाम लिखा जाता था, उसका कॉलम खाली छोड़ दिया जाता था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को तैयार किया गया विच मेंट दैट द देयर स्टेट एग्री टू बिकम ए पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, कि स्टेट जो है वो भारत पे शामिल होने के लिए एग्री है। भाई ये ताम झाम भी क्यों करना पड़ा, क्योंकि लीगली वो ये इंडिपेंडेंस एक्ट जो कानून हमारे यहाँ चल रहा था उस कानून के अनुसार तो वो अलग भी देश बना सकती थी ना। अब वो कानूनी ही तरीके से हमने वो एक्सेशन लेना था कि हम भारत में शामिल हो रहे हैं। एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। और सबने आसानी से साइन भी कर दिए। जैसे राजस्थान की 5 स्टेट थी, जोधपुर और ये कोटा, ये तो कुंभलगढ़ और आपकी जयपुर, इन्होंने अपना एक संघ बना लिया था और अपने धीरे धीरे अधिकार 1956 तक आते आते सारे राजाओं ने अपने अधिकार छोड़ दिए थे। लेकिन ये 4 स्टेट इनकी स्थिति अलग थी और ये मान ही नहीं रहे थे किसी भी तरह। द इश्यू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजोल्व्ड आफ्टर पब्लिसिटी कन्फर्म्ड पीपल डिजायर टू ज्वाइन इंडिया। जूनागढ़ के में क्या हुआ, जूनागढ़ में मुस्लिम राजा था, हिंदू प्रजा थी, वहाँ एक पब्लिसिटी की हुई। पब्लिसिटी मीन्स होता है जनमत, लोगों से जनमत करवाया जाता है कि क्या आप भारत में शामिल होंगे या नहीं। जूनागढ़ अगर आप देखोगे तो ये जम्मू कश्मीर का, ये गुजरात से लगता हुआ पार्ट है। और जो बेनजीर भुट्टो थी उसके दादा शाहनवाज भुट्टो, जिसका जिक्र मैंने आपको 6ठे चैप्टर में भी किया है, जुल्फिकार अली भुट्टो का, उसके पापा जुल्फिकार अली भुट्टो के पापा शाहनवाज भुट्टो, वो उस टाइम दीवान थे। उनका नवाब भाग गया था पाकिस्तान और शाहनवाज भुट्टो को पता था कि भाई यहाँ से किसी भी तरह हम पाकिस्तान में शामिल हो नहीं सकते, बीच में बड़ा समंदर आता है, समंदर की जगह इंडिया की है। तो इस वजह से जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल हिंदुस्तान में शामिल करवा दिया। हैदराबाद एक बड़ी स्टेट थी, अब ये पाकिस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर थी, ये शामिल हो नहीं सकती थी। इसका भी नवाब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा था। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से लगता हुआ इलाका था, लेकिन यहाँ का राजा हिंदू था, वो किसी पब्लिक जो है ज़्यादातर मुस्लिम थी, वो शामिल नहीं होना चाहता था। बाद में एक्सेशन पे साइन किए इन्होंने 27 अक्टूबर 1948 को, 47 को सॉरी, और ये भारत में शामिल हो गया। मणिपुर में राजा के लिए इलेक्शन करवाए गए थे। सबसे पहले मणिपुर ही हमारे देश में ऐसा स्टेट थी जहाँ इलेक्शन हुए थे और राजा को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया था। चलो पढ़ते हैं इसकी स्टोरी। जम्मू कश्मीर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। द इशू ऑफ जूनागढ़ वाज रिजोल्व्ड आफ्टर ए पब्लिसिटी कन्फर्म पीपल डिजायर टू ज्वाइन इंडिया। इंडिया में ज्वाइन हो गए। हु विल रीड अबाउट Kashmir in chapter 8. Here let us look at the case of Hyderabad and Manipur.
मतलब जम्मू कश्मीर का केस इसने दिया नहीं है, हम उस बुक्स में तो पढ़े हैं, जो दूसरी बुक है उसमें करेंगे थोड़ा बहुत डिस्कस। ये हैदराबाद के निज़ाम है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं भाई, और ये वीके मेनन हैं जो ये सारी प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे। और इस तरह से जिस बिल्डिंग में ये मीटिंग हुई, इसने साइन किए, ये उस समय का चित्र है। हैदराबाद में क्या हुआ, हैदराबाद was the largest of the princely state, was surrounded entirely by Indian territory। देख लिया आपने, ये यहाँ हैदराबाद की स्टेट है। Some part of old Hyderabad state are today part of महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में ये फैला हुआ था। Its ruler carried the title निज़ाम and he was one of the world richest man। उसका जो रूलर था वो निज़ाम था और दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन बोला जाता है। आपको पता है ना, कर्नाटक में कोलार की खाने हैं, वहाँ हीरे, मध्य प्रदेश में वहाँ सोने की खाने हैं, और ये रिचेस्ट आदमी था उस टाइम का। द निज़ाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ हैदराबाद, और वो चाहता था कि हम स्वतंत्र रहें, ना भारत में शामिल हों ना पाकिस्तान में शामिल हों। और जनसंख्या वहाँ मुस्लिम्स की ज़्यादा थी, हिंदुओं की कम थी। हिंदू 1.5 करोड़ थे, वो 2.5 करोड़ होंगे, इस तरह से जनसंख्या थी। ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर ए ईयर वाइल नेगोशिएशन विद इंडियन गवर्नमेंट वाज गोइंग ऑन। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ कि जो स्थिति है वो रहेगी, लेकिन हम बातचीत करेंगे इस बात में, मतलब तब तक आप पाकिस्तान वगैरह में शामिल नहीं होंगे। In the meantime, a movement of the people of the Hyderabad state against the Nizam rule gathered force। इसी समय जो हैदराबाद का नवाब था उसके विरुद्ध लोगों ने वो कर दिया, विद्रोह कर दिया। The peasantry in Telangana region in particular was the victim of Nizam oppressive rule and rose against him। और तेलंगाना के जो किसान थे वो निज़ाम के विरुद्ध हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया, और उसमें वुमेन्स भी शामिल थी। हु हैड सीन द वर्स्ट ऑफ द ऑपरेशन ज्वाइंट द मूवमेंट इन लार्ज नंबर। और वो बहुत मात्रा में जो वुमेन्स थी उन पर अत्याचार हुए और वो मूवमेंट में शामिल हुई। हैदराबाद टाउन में राजियाकार थे जो खूनी विद्रोह करने के लिए मशहूर थे, खून खराबा करने के लिए। हैदराबाद के जो गवर्नमेंट थी, निज़ाम थे, उन्होंने राजियाकार लोगों को खुले छोड़ दिया कि आप हिंदुओं का कत्ल कीजिए। हैदराबाद टाउन वाज द नर्व सेंटर ऑफ द मूवमेंट। हैदराबाद इसका मेन सेंटर था इस मूवमेंट का, आंदोलन का। द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोर फ्रंट ऑफ द मूवमेंट। और कांग्रेस वहाँ भी थी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां इस आंदोलन में लीड रोल निभा रही थी। निजाम रिस्पॉन्ड बाई अनलीजिंग ए पैरामिलिट्री फोर्सेज नोन एज राजियाकार। और उसकी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस थी जो मारने काटने में लोगों में सबसे आगे थी, और जिन्हें राजियाकार बोलते थे। और द एरिस्टोसाइट्स ऑफ एंड कम्युनल नेचर ऑफ द राजियाकार। और इनका नेचर कम्युनल था, मतलब मुस्लिम थे ये, और हिंदुओं को और दूसरी कम्युनिटी के लोगों को काफिर समझते थे। मारना इनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल बड़ी बात नहीं थी। दे किल्ड द पीपल इन मैनी, मतलब मर्डर किए इन्होंने, मैनी नंबर्स, इतने मतलब रेप्स वहाँ हुए, मर्डर हुए, लूट हुई, टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम, और नॉन मुस्लिम जो हिंदू लोग थे उनको टारगेटेड किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। अब आर्मी का यूज करना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी मूव्ड इन द कंट्रोल टू निज़ाम फोर्स। आफ्टर ए फ्यू ऑफ द इंटरमीटिंग फाइटिंग द निज़ाम सरेंडर, दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन। थोड़ी सी बातें इसमें और रह गई हैं, जैसे मिलिट्री के से पहले इन्होंने एक रेडियो पे संदेश दिया था कि अगर इंडियन आर्मी यहाँ आने की कोशिश की तो हजारों लाखों की संख्या में पठान आएंगे और भारत की जो
1.5 करोड़ जनसंख्या है इसमें हैदराबाद में, उसका कत्लेआम कर देंगे। अब हमें उन चीज़ों से भी बचाना था, लेकिन इतना बड़ा इलाका, भारत का फासला जो है वहाँ से मिलता था, ना बांग्लादेश से वो आ सकते थे वो, ना ही वेस्ट पाकिस्तान से आ सकते थे। तो वो हैदराबाद का जो निज़ाम था वो भाग गया, सरेंडर कर दिया उसने, और जो दीवान था उसने एक्सेशन पे साइन कर दिए। इस तरह से जो हैदराबाद की स्टेट है वो भारत में शामिल हो गई। आज के लिए इतना ही, एक वीडियो और बनेगी। थैंक यू वेरी मच।